तो ये मूवमेंट के बारे में सुन रहे हैं हम लोग पंजाब में कि खालिस्तान की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। तो खालिस्तान बनाओ, हमें अलग राष्ट्र दो, जो भी सिखों के द्वारा किया जा रहा है। कुछ ही सिक्के इसमें शामिल हैं, सारे नहीं हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये किस तरह का मामला है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और सबसे बड़ी बात ये है कि खालिस्तान क्यों चाहिए, खालिस्तान बनने के बाद क्या होगा। तो रीजन और इफ़ेक्ट जो इसके मेन मुद्दे हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आखिरी में। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसकी डिमांड आई कहाँ से, जड़ क्या है इसकी, मामला क्या है। अमृतपाल सिंह कौन है, जो पंजाब में 3 घटनाएं अभी एक एक करके हुई हैं और थानों पर हमला किया गया है और रॉकेट लॉन्चर मिले हैं, लोगों को छुड़ाया गया है, कुछ पे आरोप लगे हैं, कुछ बेआरोप हुए हैं, कुछ को पुलिस ने छोड़ा है। तो क्या इन सब के पीछे कारण है, और सबसे बड़ा कारण कि खालिस्तान बना तो देंगे, बनेगा नहीं बनेगा वो तो किसी को पता नहीं, पर ये बनाना क्यों है, मुद्दा यहाँ है। और इसके बनने के बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है, ज्वलंत प्रश्न है आज के लोगों के द्वारा, जो पंजाबी हैं, नॉन पंजाबी हैं, अदर स्टेट के हैं, कि बनाना क्यों है भाई। तो इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट की जड़ों के बारे में, कि कहाँ से ये चालू हुआ। तो 1947 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद 3 ग्रुप के जो लीडर थे, उन्होंने इसके लिए विरोध जताया, जिसमें मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे, दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी थे, और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह थे, जो शिरोमणि अकाली दल के थे। तो जो पहली मांग थी सबसे पहले सिखों के अलग राष्ट्र के लिए, उसकी पहली डिमांड ये थी 1947 में। उसके बाद ये डिमांड मूवमेंट में चेंज हुई। मूवमेंट में चेंज होने के बाद और ये डिमांड बढ़ती गई। उसके बाद 1966 में इस डिमांड को कम करने के लिए पंजाब का विभाजन 3 हिस्सों में किया, जिसमें सिख जो बहुल इलाका था उसको पंजाब में के रूप में बनाया गया, और जो हिंदू बहुल जो पंजाब था उसको हरियाणा में विभाजित किया गया। कुछ हिस्सा इसका चंडीगढ़ में गया, और उसके बाद बचे कुछ हिली जो एरिया थे, पहाड़ी इलाके थे, उनको हिमाचल में मिलाया गया। और उसके बाद ये सोचा गया कि इस विभाजन के बाद ये इस तरह की खालिस्तान की डिमांड थोड़ी कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने यूएस के अमेरिका की न्यूज़पेपर में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर पहली बार विज्ञापन छापा। उसके 1980 में खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाया गया। लंदन में खालिस्तान की बतौर देश मानकर डाक टिकट जारी किया गया। और 1984 में भिंडरवाला के उदय के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना ने चलाया, और इसको जो सपोर्ट मिला वो विदेशों में रहने वाले सिखों से इसको नैतिक और वित्तीय सपोर्ट मिला। पंजाब में टैक्स भी वसूले जाने लगा। और इसकी जो मेन कुछ घटनाएं थीं, जैसे 1983 में डीआईजी अटवाला को गोल्डन टेम्पल में हत्या करी गई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1985 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एयर इंडिया के विमान को धमाके से उड़ाया गया। 1986 में फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एएस वैद की हत्या की गई। और 1995 में सीएम बेअंत सिंह की हत्या पंजाब में करी गई। तो इन सबको देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने 1984 में ही इन 3 घटनाओं से पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया, और 10 जून 1984 को किया गया, जिसमें हालात पर काबू करने की कोशिश करी गई सेना के द्वारा। और इसका नेतृत्व अजीत डोभाल जी ने किया था। इसमें 83 सैनिक हमारे मारे गए, 249 घायल हुए, और 493 मिलिटेंट्स, जैसा कि उसमें लिखा है, मिलिटेंट वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, उनको मारा गया। और इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या करी गई,
और उसके बाद देश में जो सिख विरोधी नाराज़गी लोगों की तरफ जताई गई, उसमें करीब करीब आंकड़ा है, सही नहीं है पूरी तरह, ये मैं जानता हूँ, 8,000 सिख मारे गए अलग प्रांतों में। उसमें ज़्यादातर लोग बेचारे बेकसूर ही थे। तो उसके बाद काफ़ी सारे जो खालिस्तानी सपोर्टर सिख थे वो विदेशों में सेटल हो गए, अलग अलग देशों में, और वहाँ से इस मूवमेंट को चलाने लगे। तो हम लोग जानेंगे अमृतपाल सिंह के बारे में। तो कुछ दिनों पहले इस नाम को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही सरकार ने किसान आंदोलन की वापसी करी, ये नाम एकदम से आया। और ये लड़का जो एकदम क्लीन शेव में रहता था, उसके बाद ये विदेश से वापस आया और उसके बाद अपना सिख की पोशाक में आया ये, और उसने ब्लू कलर की पोशाक पहनना चालू किया। और ये अभी वारिस पंजाब का लीडर है। और ये अपने जो लीडर हैं दीप सिंधु जी, जो अभी हाल ही एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिन्होंने किसान मूवमेंट के दौरान लाल किले पर झंडा फहराया था, उसके बाद चंडीगढ़ में इनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो उनको ये अपना गुरु मानता है। वो भी वारिस पंजाब के थे। और इनसे जब पूछा गया कि आप भिंडरवाल जी को क्या की राह पर चल रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भिंडरवाल जी के साथ की वो पैरों की धूल भी नहीं, मतलब उनके उच्च आदर्श भिंडरवाल जी हैं। और लवप्रीत सिंह तूफान कौन है? एक नया सिख हैं जो इस मूवमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आए हैं। और कोई बताता है कि वो एक्स मुस्लिम हैं जिन्होंने सिख धर्म अपनाया है। और दीप सिंधु का तो मैंने बता ही दिया। इसमें भिंडरवाल मूवमेंट के बारे में हमने इससे पहले जान ही लिया है। अब इसमें यह कि सरकार और केंद्र का रुख क्या है, तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगभग इस पर कुछ बोलने से बच रही है। अभी जिस तरह का थाने पे हमला हुआ है, वो थाने को उन्होंने घेरा है अपने एक सपोर्टर को छुड़ाने के लिए। हालांकि उसमें ये भी पाया गया कि वो जिसके खिलाफ वो अपराध दर्ज किया गया तो वो उस समय मौजूद नहीं था, तो पुलिस ने इसको छोड़ दिया है। वो ऐसे छोड़ा है या दबाव में छोड़ा है, इस पर हमारे आला पुलिस अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ बात ये आती है कि भिंडरवाल मूवमेंट के बारे में हमने जान लिया, अमृतपाल सिंह के बारे में जान लिया। अब हम सबसे बड़ी मुद्दे की बात पे आते हैं कि खालिस्तान जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हर हिंदुस्तानी के दिमाग में, हर इंडियन के दिमाग में, हर सिख के दिमाग में, हर नॉन सिख के बारे में, कि ये खालिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं और इसके बाद होना क्या है। अगर खालिस्तान बन गया तो क्या होगा। भाई सब यही पूछ रहे हैं कि खालिस्तान बनाने के बाद क्या करना है, कैसे आप सेना का, अगर चलो दे भी दिया जाए, वैसे तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, अगर दे भी दिया जाए तो आप करोगे क्या? अलग सेना बनाओगे, अलग संविधान बनाओगे, तीनों जो क्षेत्र हैं, जल है, थल है और वायु है, उसको आप किस तरह से सेना का विभाजन करोगे? कौन से नियम आप मानोगे? क्या आपकी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी या ऐसे ही चलता रहे? क्योंकि देश चलाने के लिए एक अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल एसेट चाहिए। देश ऐसे नहीं चलते हैं, विदेशी नीतियाँ चाहिए। कोई पता चला आप अलग हुए और किसी विदेशी उसने हमला कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी नॉन पंजाबी लोग पंजाब में रह रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या उनको उसमें जगह मिलेगी? अगर वो जाएंगे तो पंजाब की उद्योगों का क्या होगा? वहाँ के रहने वाले प्रवासी मजदूरों का क्या होगा? और अगर उन्हें वहाँ से हटाया गया तो जब वो अपने स्टेट में वापस जाएंगे तो वहाँ जाके वो क्या करेंगे उन सिखों के साथ जो उनकी स्टेट में रह रहे हैं? क्योंकि सिख ऐसा तो नहीं कि पंजाब में ही है, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। फिर वो वहाँ जाके क्या मूवमेंट में बनेंगे? तो आप समझ रहे हैं यहाँ क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि ये पुराना हिंदुस्तान पाकिस्तान टाइप का कुछ डेस्पुट होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो एक तो देश चलाने के लिए इंटेलेक्चुअल एसेट नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, विदेश नीति क्या रहेगी, किस स्टैंड पर रहेंगे, क्या मार्केटिंग रहेगी। दूसरी जो विदेशी बड़ी ताकतें हैं, हिंदुस्तान में कोई छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं, उनसे कैसे बचा जाएगा? क्या अप्रवासी रहेंगे तो फिर खालिस्तान की डिमांड ही क्यों अभी कब आई है? क्या उद्योग पनपेंगे? क्या स्टेट की ग्रोथ होगी? सबसे बड़ी चीज़, सिखों में ज़्यादातर लोग या तो किसान हैं या व्यापारी हैं बहुत छोटे मोटे, या विदेशों में हैं, पैसा आपका विदेशों से आ रहा है या यहाँ भी कमा रहे हैं। तो भाई टैक्स कहाँ से आएगा?
पावर प्लांट कहाँ से लगेंगे? क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है, पंजाब के पास इतनी कैपेसिटी है कि अपनी खुद की बिजली पैदा कर सकें? इकोनॉमी कैसे चलाओगे? मुद्रा कहाँ से छपेगी? इन्फ्लेशन को कैसे रोकोगे? इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में। क्या एक देश की डिमांड करना, क्या इन सब की प्लानिंग करी है इन्होंने? और क्या लगता है आपको एक आदमी किसी मूवमेंट को लेके इतनी सारी फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है? एक देश को चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों का सहारा लिया जाता है, उसके बाद किसी देश का संचालन होता है। तमाम रॉ एजेंसीज हैं, हर देश की अपने अलग हैं, सेनाएं हैं, हथियार हैं। कितना बड़ा मोट है ये है? आपको लगता है इतना आसान है? तो किस तरह की ये बनाए जा रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। और इतने सारे प्रश्नों के बाद आप खुद सोचिए, इतने सारे प्रश्नों के बाद अगर किसी भी धर्म की इस तरह की कट्टरता हो जाने के बाद विकास संभव नहीं है, ना ही ये कोई कर सकता है, नहीं कर पाएगा। इंडिया के सबसे ज़्यादा बढ़ने का रीज़न यही है कि धर्मनिरपेक्ष है ये, क्योंकि हर तरह के लोग, टैलेंटेड लोग धर्म और जाति देख के नहीं आते, उन्हें एक एक करके निकाला जाता है। पंजाब के भी जो पूर्व सीएम हमारे रहे हैं, मनमोहन सिंह जी, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, किसी और स्टेट से कोई और रहे हैं। आज के फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो हैं वो दूसरी स्टेट से हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्टेट से हम इतना सारा एसेट निकाल पाएंगे? क्या इतनी सारी उद्योगों की सप्लाई डिमांड को हम लोग पूरा कर पाएंगे? क्या भारत से अगर कुछ ऐसा आदान प्रदान होगा, क्या पंजाब पे इतना सारा खनिज है तो अपने सारे उद्योगों को चला पाएगा? इंडिया से लेगा, किसको देगा, कहाँ रॉ मटेरियल बनेगा, क्या बनाएगा, कौन कौन से उद्योग रहेंगे, किस चीज़ का निर्यात होगा, किसका आयात होगा? सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इस बहस को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप ही बताइए अगर ऐसा कुछ मिलेगा कि हम उसका हल निकालेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।